हाईलाइट करो आप। हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। व्हाट वी आर टुडे डिस्कसिंग इज अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ने वाले आज। अब इसी के साथ ही हम बाद में लास्ट पे करेंगे इसकी पेडिग्री एनालिसिस भी, ठीक है ना। लेकिन पहले हम इन डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और किन किन की हम पेडिग्री करते हैं वो चीज़ें सारी जो हैं वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है बेटा। अब जेनेटिक डिसऑर्डर किसको हम बोलेंगे? ये वो डिसऑर्डर है which mainly occur due to the mutation in the genes। अगर जीन्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे पास है ये दो तरह के। क्या है बेटा? दो। पहले हम इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में हम आगे चलेंगे। दो तरह के हमारे पास। एक है हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्या है? फर्स्ट वन वी हैव इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों बोलते हैं? ये मोस्टली वो डिसऑर्डर्स होते हैं विच फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हम मेंडेलियन क्रॉसेस पढ़ रहे थे, हम जब क्रॉसेस बना रहे थे फर्स्ट जनरेशन देन सेकंड जनरेशन लाइक दैट, तो बिल्कुल ये वही जो क्रॉस है वो फॉलो करते हैं, वही प्रोसेस ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये फॉलो करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों हम इनको बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे दे फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम ये बोलेंगे दे फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या फॉलो करते हैं? मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एक चीज। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे इनमें, ये मोस्टली जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? पॉइंट भी। ये चीज इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा जाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो कर, लेकिन इनमें म्यूटेशन कौन सी है? पॉइंट म्यूटेशन। तो हम बोल सकेंगे दीज डिसऑर्डर्स occur due to point mutation। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इसका मतलब क्या होता होगा? क्या होता है? एक बेस पेयर में म्यूटेशन आती होगी डीएनए पे, ठीक है ना। तो अगर एक बेस पेयर में म्यूटेशन आती होगी उसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक कोड जो है वो चेंज होता होगा, ठीक है ना। और वो जेनेटिक कोड जो है वो रॉन्ग अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करता होगा प्रोटीन के अंदर, और उसकी वजह से मिसमैच प्रोटीन बनता होगा और डिजीज बनती होगी, ठीक है ना। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर, ठीक है ना। है तो जीनस के रिलेटेड, so that's why we call it genetic disorder, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने बोला? मेंडेलियन डिसऑर्डर, they follow Mendelian pattern of inheritance। These disorders occur due to point mutation, and these disorders can be better understood through pedigree analysis। और इन्हीं डिसऑर्डर्स का हम बनाते हैं पेडिग्री। ये आप याद रखोगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम पेडिग्री के थ्रू किस डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आप लिख सकते हो these disorders can be better explained through pedigree analysis, तो अगर आपसे कोई पूछेगा हमें बताओ कि कौन से डिसऑर्डर्स हम पेडिग्री से अंडरस्टैंड करते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सेकंड जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। These disorders occur due to the abnormality in the chromosomes। और इनका जो रीजन मेन है, ये तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो गई। अब ये किसकी वजह से होगी? They will occur due to the aneuploidy condition। किसकी वजह से? So अगर हम बोलेंगे they occur due to aneuploidy। They occur due to aneuploidy। What is that? N+1
-1 कंडीशन और n-1 sorry n+1 n+1+2 कंडीशन इज इट और n-1 -2 कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन कभी हो जाए इसको हम बोलते हैं एनीपोलाइडी। तो एनीपोलाइडी की वजह से क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। हमने देखा था एनीपोलाइडी हो गई, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। कभी n-1 हो सकता है गेमेट्स में, कभी n-2 हो सकता है, कभी n+1 हो सकता है, कभी n+2 हो सकता है। तो अगर गेमेट्स में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए, जब वो गेमेट फ्यूज हो जाएगा टू द नॉर्मल गेमेट, व्हाट विल हैपन इन अ ज़ायगोट, there will be increase or a decrease in a chromosome number, and that condition we call as aneuploidy. And what will be the disorder? Chromosomal disorder. इसको क्या बोलोगे आप, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये याद रखो कि आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो एनीपोलाइडी की वजह से होती है, लेकिन एनीपोलाइडी किसकी वजह से होती है, नॉन डिजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉन डिजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कब हो सकती है, एट एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। तो इस जगह पे आप देखोगे नॉन डिजंक्शनिंग जो होने के चांसेस है, और इस नॉन डिजंक्शंस की वजह से जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसको बोलते हैं एनीपोलाइडी, और एनीपोलाइडी की वजह से हो जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम स्टडी करने वाले जेनेटिक्स में, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स व्हिच ऑकर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर व्हिच ऑकर ड्यू टू एनीपोलाइडी। और एनीपोलाइडी जो है वो नॉन डिजंक्शन की वजह से हो जाता है, और जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन अ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो चले फिर आगे तो हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पहले, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को रब करता हूं, आपने लिखा है इस चीज को, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको पहले पता होनी चाहिए। डिसऑर्डर्स दो तरह के, मेंडेलियन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल ड्यू टू एनीपोलाइडी। ठीक है बेटा, अब इस ये दो चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी, एनीपोलाइडी भी और पॉइंट म्यूटेशन भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम जो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब अगर आपसे कोई पूछेगा हम इनको क्यों बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो याद रखोगे है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन क्यों बोलते हैं मेंडेलियन, बिकॉज दे फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मेंडल को क्रॉस बनाता था और ट्रेट्स ट्रांसमिट होते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, वही जो पैटर्न है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस बेस पे हमने इनको बोला मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स के। देखो बेटा, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले मैं ये चीज क्लियर करूं, से फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है कि नहीं, है कि नहीं 23 पेयर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसका मतलब टोटल नंबर में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, isn't it? 46 जो है वो अगर हम पेयर में बताएंगे तो 23 पेयर्स है। इन 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स है, क्या है बेटा, 22 पेयर, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। पॉइंट टू बी नोटेड, 22 पेयर्स जो बिल्कुल एक मेल एंड फीमेल में सेम है। ठीक है बेटा, 22 पेयर्स, XX जिनको हम बोलते हैं विच वी आर XX, दैट मींस सारे पेयर जो होंगे वो XX होंगे। इसमें जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर जो है, इसमें अगर हम मेल की बात करेंगे वो हमारे पास क्या है, XY। अगर हम फीमेल की बात करेंगे देन वी कॉल इट XX। मुझे बोलना क्या है वो चीज आप याद रखोगे बेटा। अगर हमें म्यूटेशन हो रही है, अगर हमें म्यूटेशन हो रही है कहां पे, ऑटोसोम्स में, ऑटोसोम्स में क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। इसका मतलब इन क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो रही है 22 पेयर्स में, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे बेटा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर हमें इस 23rd पेयर में हो रहा है म्यूटेशन,
उसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, अगर हमें डिसऑर्डर हो जाए, अगर डिसऑर्डर हो जाए इनमें, किन में? ऑटोसोमल में, तो इनको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर सर हमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर बता रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ पे होगा? 22 पेयर्स में होगा। किसी भी पेयर में हो सकता है 22 पेयर्स में, लेकिन 23rd में नहीं होगा ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं 23rd पेयर में हो रहा है तो आप बोलोगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या बोलोगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा? ये सेक्स क्रोमोसोम में होगा डिसऑर्डर। म्यूटेशन कहाँ पे होगी? इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि कभी पॉइंट म्यूटेशन ऑटोसोमल में आ सकती है, दैट मींस जो 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम उसको छोड़ के जो बाकी 22 पेयर्स हैं उनमें आ सकती है। अगर उनमें आएगा तो आप बोलोगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर तुम्हें 23rd में आएगा तो आप बोलोगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसका मतलब डिफरेंशिएट हो गया। आप इजीली बोल सकते हो, मैं बोलूंगा इट्स ऑटोसोमल डिसऑर्डर तो आप बोलोगे ठीक है ये ऑटोसोमल है तो 22 पेयर्स में आ रहा है किसी भी पेयर में। अगर मैं बोलूं सेक्स लिंक्ड तो आप बोलोगे 23rd पेयर में आ रहा है। तो डिफरेंशिएट होगी ये चीज। तो हमारे पास इसी तरह जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक तो हमारे पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, दूसरे हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। लेकिन ऑटोसोमल में भी दो तरह के हैं। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊंगा, आप समझ लो मैं मेंडेलियन पैटर्न को ही फॉलो करूंगा, ठीक है ना? आप समझ लो हमारे पास 22 पेयर है, बस खाली 22 पेयर की मैं बात कर रहा हूं, वो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। बात आई समझ? या वो क्या है, या वो हो सकती है कैपिटल ए, या हो सकती है वो स्मॉल ए। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मैं बताऊं 22 पेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो बाकी 22 पेयर इस कंडीशन में आएगी। अगर मैं बताऊं कि हमारे पास कोई डिसऑर्डर है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि इन दो एलील्स का रिसेसिव होना जरूरी है, तब वो डिसऑर्डर आ सकता है। इसका मतलब रिसेसिव है एलील्स, एनी एलील्स में म्यूटेशन है, तभी डिसऑर्डर आ सकता है। अगर मैं बोलूं ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका मतलब एक का डोमिनेंट होना जरूरी है। इसका मतलब या तो इसमें डोमिनेंट होगा ये ए, या तो ये दोनों कैपिटल ए डोमिनेंट, तो इसकी वजह से डिजीज होगी, इन दो की वजह से। अगर मैं बोलूं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो किसमें? 22 पेयर्स में, क्योंकि ऑटोसोमल मैंने बोला, फिर मैंने साथ में बोला डोमिनेंट। अगर मैं डोमिनेंट बोलूं इसका मतलब इन डोमिनेंट एलील्स का होना जरूरी है। अगर डोमिनेंट एलील नहीं होगा तो फिर आप रिसेसिव बोलोगे। तो मैंने बोला कि डिसऑर्डर है लेकिन वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो आप याद रखोगे डोमिनेंट का मतलब ये है कि एक एलील या दोनों एलील जो होने चाहिए onto the homoler they should be dominant। अगर वो डोमिनेंट है तभी तो मैं बोलूंगा ना ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर मैं बोलूं ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों का रिसेसिव होना जो है वो जरूरी है। बात आई समझ में? तो हम जो पढ़ने वाले हैं विल फर्स्ट स्टडी दैट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। पहले हम इनको देखते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स को, बाद में आगे चल के हम क्या देखेंगे, किसको देखेंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। पहले मैं इन चीज को क्लियर करूं आपको। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमारे पास है, तो अगर मैं पहले बताऊं आपको कि ये दो तरह के हैं। एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, उठा दे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है हमारे पास पहले। हेलो तो अगर हम ऑटोसोमल की बात करेंगे, सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो हमारे पास है, तो आप याद रखोगे ये डिसऑर्डर्स होंगे ऑन टू द ऑटोसोम। सो इट विल बी पॉइंट म्यूटेशन इन इट विल बी पॉइंट म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स। याद रखोगे आप बेटा, इट विल बी पॉइंट म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है ये हमारे पास दो तरह के हैं, देयर आर टू टाइप्स। पहला जो है हमारे पास दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल
रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला जो हमारे पास है व्हाट इज दैट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखो कंडीशन में बता रहा हूं, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब रिसेसिव एलील जो होंगे वो किसके लिए होंगे, काज करने के लिए, डिजीज काज करने के लिए। कौन से एलील्स होंगे फिर, रिसेसिव एलील्स होंगे। तो अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात बता रहा हूं तो दिमाग में बिठाओ, ऑटोसोमल है 22 पेयर्स में होगा, रिसेसिव इसका मतलब रिसेसिव एलील्स का होना जरूरी है। तो मैं कंडीशन दिखाऊं, फिर इधर देखना बेटा, मैं कंडीशन दिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट एलील होगा तो ये बंदा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे, इसको कोई भी रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं होगा, ये नॉर्मल होगा यहाँ पे। इस कंडीशन में अगर तुम बोलोगे ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो याद रखोगे अगर तुम्हें वहां कैपिटल ए बंदा बन जाए, क्रॉस में आ जाए, जब आप क्रॉस बनाओगे इनके, ठीक है ना, मेंडेलियन पैटर्न्स बनाओगे, अगर तुम्हें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो फिर वहां पे आपको कैपिटल एलील्स आ रहे हैं, तो समझ लो वो डिसऑर्डर इसको नहीं होगा। इट विल बी नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव, इट विल बी समथिंग डिफरेंट डिसऑर्डर। ये डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव नहीं होगा। पेडिग्री में जब बताएंगे हम, क्योंकि पेडिग्री में हम बिल्कुल फॉलो करते हैं मेंडेलियन पैटर्न। बात आई समझ, हम मैं इसका क्रॉस अभी बना के दूंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो मैंने बोला कैपिटल ए आया, दोनों डोमिनेंट एलील्स है। अगर दोनों डोमिनेंट एलील्स है तो बंदा क्या होगा मुझे बताओ, नॉर्मल। बंदे को नहीं होगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये नॉर्मल होगा जब आप क्रॉस बनाओगे। अगर मैं बनाऊं कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मुझे बताओ यहाँ पे कैपिटल ए का एक्सप्रेशन है ना, कैपिटल ए तो है, डोमिनेंट है, तो नॉर्मल है ये भी। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव जो तो मार्कअप होता है। इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे स्मॉल ए का। जब स्मॉल ए का एक्सप्रेशन ही नहीं है तो डिजीज है ही नहीं, तो बंदा जो होगा इट विल बी अगेन अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं स्मॉल ए, नाउ लिसन टू मी, नाउ बोथ एलील्स आर रिसेसिव, द पर्सन विल हैव अ डिजीज। तो अगर आपसे एक पेडिग्री दी जाएगी, आपको एक पेडिग्री दी जाएगी, फिर आपसे कहा जाएगा कि हमें बताओ इस पेडिग्री में कौन सा डिजीज जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो फॉलो कर रहा है पेडिग्री, हमें बताओ ये किसके डिजीज के रिलेटेड है। तो आप देखोगे अगर तुम्हें लास्ट पे ऑफस्प्रिंग आ रहा है स्मॉल ए और वो डिजीज दिखा रहा है, उसको मैं दिखाऊंगा बाद में पेडिग्री में, तो आप समझ लो वो क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, देखो बेटे ऑटोसोमल रिसेसिव को समझाने के लिए थोड़ी सी एग्जाम, बाद में हम क्रॉस को करेंगे, जब हम डिजीज पढ़ेंगे हम क्रॉसेस भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूंगा। क्वेश्चन आ रहा है, बात सुनो मेरी, क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक पर्सन है हमारे पास, एक पर्सन है, ठीक है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन है, एक पर्सन है, उससे क्या है, वो एक नॉर्मल पर्सन है। उस पर्सन ने एक ऐसे फीमेल से शादी की, ठीक है ना, या ऐसे हम बोलेंगे कि नेक्स्ट पेरेंट से मैरिज की, जिस पर्सन को क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अ पर्सन, a normal person marries with a female having autosomal recessive disorder. What having? Autosomal recessive disorder. That means there should be small a. एक पर्सन ने मैरिज की, एक नॉर्मल पर्सन ने, समझ लो ये क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, नॉर्मल पर्सन था, मैरिज विद अ फीमेल, उसने एक फीमेल के साथ मैरिज की, वो फीमेल जो थी उसको क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये है ना बेटा। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, इधर भी कैपिटल ए, हियर विल बी अगेन ए कैपिटल ए, व्हाट विल बी हियर, ए स्मॉल ए, एंड हियर विल बी ए स्मॉल ए। ओके, नाउ this capital A will join with this, it will be a capital A small a, again it will be a capital A small a, it will be capital A small a, again we have a F1 generation, all are capital A small a. What is this F1 generation? This all F1 generation is a normal. आप समझ लो, इनमें किसी को है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एक पर्सन है हमारे पास, वो एक नॉर्मल पर्सन है, वो बोलेगा आपको वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो वो आपको बोलेगा a normal person with homozygous dominant alleles, capital A, marries with a female, which is having an autosomal recessive disorder, that's small a, gamete formation, and he will tell you what is the probability that F1 generation will be disease, 0%.
What is the probability that F1 generation will be normal? 100%. See here. These are the questions which are asked in the examination. ये तो पूछा जाता है वो. ठीक है बेटा. तो मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है. देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को समझना पहले दिमाग में बिठाओ. इसमें जो कैपिटल ए नॉर्मल है. कैपिटल ए क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट है, स्मॉल ए रिसेसिव. इसका एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास नॉर्मल है. लेकिन जब ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में होंगे बंदा डिजीज होगा. एंड इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास है, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे और क्लासेस भी बनाएंगे. हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की एग्जाम्पल जो है, अगर आप लिखना चाहोगे, पहला जो हमने पढ़ा था दैट वाज फिनाइलकीटोनुरिया. याद आ गया तुम्हें? इट्स अ फिनाइलकीटोनुरिया एंड वी राइट इट एट PKU हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिनाइलकीटोनुरिया. ठीक है. सेकंड जो हमारे पास है दैट इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये भी एक इसके एग्जाम्पल है. किसकी? इसकी और एक एग्जाम्पल है सिस्टिक फिब्रोसिस. सिस्टिक फिब्रोसिस भी इसकी क्या है? एग्जाम्पल है. किसकी? तो अगर हम देखेंगे ये जो डिसऑर्डर्स है, इसमें जो हम दो पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जो हमारे एनसीईआरटी बोलते हैं, इन दो को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है ना. दैट इज फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया को क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी जो इसमें है वो हम एडिशनल में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन है तो हमारे पास असल में यही दो. ठीक है ना. इसमें बहुत सारी डिजीजेस हैं. एल्बिनिज्म भी है, आपने पढ़ा होगा वो जो व्हाइट डिपिगमेंटेशन जिसको होती है एल्बिनिज्म. टे-सैचस डिजीज भी इसी में आती है. टे-सैचस डिजीज वो भी किसी में आती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. तो अगर लिखना भी चाहोगे तो लिखो, याद रखने के लिए. हमारे पास क्या है? एल्बिनिज्म. पूरे के हमारे पास टे-सैच डिजीज. इसमें जो दो ही हम पढ़ेंगे फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया. आगे चलते हैं, वो बाद में हम स्टार्ट करेंगे इनको. ठीक है ना. अब अगर आपसे पूछा जाएगा अ पर्सन विद ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट मींस स्मॉल ए मैरीज विद अ पर्सन which is whom heterozygous dominant for the same disease, that is this capital A small is, and marries with another parent which is heterozygous dominant. What is the probability that in F1 generation will be diseased or it will be a normal? देखो बेटा मैं आपको बताऊंगा. क्वेश्चन क्या बता रहा है, हमारे पास एक पर्सन है, उसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, स्मॉल ए मैरीज विद अ पर्सन which is heterozygous dominant, that is capital A small a, isn't it? ये है ना. अब हमें बता रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी बताओ F1 जनरेशन में कितने डिजीज होंगे, कितने डिजीज फ्री होंगे. तो हम बोल रहे हैं हमारी पैटर्न है स्मॉल ए देन कैपिटल ए स्मॉल ए. अब हमने जब यूज कराया कैपिटल ए स्मॉल ए, देन वी हैव स्मॉल ए देन वी हैव कैपिटल ए स्मॉल ए, then we have a small a. That means 50% will be disease and 50% will be normal. अगर वो आपसे पूछेगा मुझे बताओ कितने ऑफस्प्रिंग इसमें आ रहे हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 50%. कितने इसमें आते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, कितने आ रहे हैं? 50%. ठीक है. ये भी ऐसे कभी आपसे पूछा जाएगा. ये डिजीज आप याद रखोगे तो पढ़ोगे क्या क्या. फिनाइलकीटोनुरिया की तो मैंने पढ़ाई थी, फिर भी मैं रिपीट करूंगा इसको, और सिकल सेल एनीमिया हम इस पर डिटेल में देखेंगे. उसके बाद जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. देखो बेटा यहाँ पे सब देखो मेरी तरफ, ऑटोसोमल है, इसका मतलब कहां पे होगा? ऑटोसोमल. और कौन सी म्यूटेशन होगी? पॉइंट म्यूटेशन. ये दिमाग में बिठाओ पहले, पॉइंट म्यूटेशन होगी. ठीक है. वो देखेंगे हम आगे जाके कहाँ पे म्यूटेशन होती है, जब हम एक डिजीज को पढ़ेंगे. ठीक है ना. वो चीज हम आगे जाके देखेंगे. ठीक है ना. अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि ऑटोसोम्स में, लिसन टू मी नाउ हियर, अगर ऑटोसोम्स में कैपिटल ए ये डिजीज होगा बेटा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट आ रहे, डोमिनेंट की वजह से ही डिजीज है। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाएगा, डिजीज होगा, इट विल बी अ डिजीज्ड। होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ, आप ही बताओ है कि नहीं। अगर कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट, डिजीज, कैपिटल ए स्मॉल, इसका तो एक्सप्रेशन है, इसका तो नहीं है, डोमिनेंट का एक्सप्रेस हो रहा है तो डिजीज्ड। अगर तुम्हारे पास आ जाएगा स्मॉल, इट विल बी अ नॉर्मल, कोई डोमिनेंट है तो इट विल बी अ नॉर्मल कंडीशन। देखो उल्टा कैसे हो रहा है, इसमें तो कंडीशन ये है कि ये डिजीज्ड है, इसमें देखो ये कंडीशन ये कि नॉर्मल है। बात आई समझ में। तो अब कोई भी क्रॉस आप बना सकते हो इजीली, उतना टफ नहीं है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने बोला कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, जो ऑटोसोम्स हमारे पास और उनके ऊपर जो एलील्स होंगे, इफ दे आर इन अ डोमिनेंट कंडीशन, इफ दे आर म्यूटेंट देन दे मे कॉज अ डिजीज, बट रिसेसिव इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट डिजीज। ठीक है ना। तो अगर एक ग्राफ बनाएंगे हम, ऐसे देखेंगे हमारे पास एक पर्सन है, उसको है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक पर्सन है, उसको क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डोमिनेंट डिसऑर्डर, और उसको जो एलील्स है वो बोथ है क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट। इसका मतलब कैपिटल ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसने मैरिज की, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग उसने मैरिज की एक नॉर्मल फीमेल से। आप समझ लीजिए नॉर्मल फीमेल, ठीक शगुब्रा, अकॉर्डिंग टू दैट। अब क्या होगा, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगी, कैपिटल ए, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल ए। नाउ देयर विल बी द फ्यूजन, वी हैव अ कैपिटल ए स्मॉल ए, वी हैव अ capital A small a, then capital A small a, then capital A small a. What will be all offsprings in F1 generation? Diseased. इसका मतलब फीमेल नॉर्मल भी क्यों ना हो, मेल अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया, कोई एक पेरेंट आ गया, तो हम ये बोलेंगे all F1 generation will be a diseased if autosomal dominant disorder. अब उसमें तो कंडीशन डिफरेंट, उसमें तो ये सारे नॉर्मल आ रहे थे। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या आ रहे थे? सब नॉर्मल आ रहे थे। इसमें क्या आ रहा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, सब डिजीज आ रहे हैं। 100% डिजीज मिलेंगे आपको। और इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, हम जो पढ़ने वाले हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, और एक डिजीज है बट बड़ी, मतलब वो हम बोलेंगे नॉटी टाइप ऑफ डिजीज है, वो हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज है। तो ये नहीं सिलेबस में आपके, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, हंटिंगटन्स डिजीज। और एक भी है, अगर आप लिखना चाहोगे, मॉर्फेन is MOR, Marfan syndrome, ब्रैकिडेक्टाइल, ऐसे वो फैले हुए ब्रैकिडेक्टाइल, ठीक है ना, वो भी इसकी एक डिजीज है। अब इसमें जो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपकी से वो ये है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब पढ़ाऊंगा मैं साथ ही में हंटिंगटन डिजीज भी, ठीक है। हो गई या कंडीशन याद रखोगे आप? इसमें ये दो नॉर्मल है, ये क्या है? ये डिजीज्ड है। ये कौन से हो गए? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। चलो सेक्स लिंक्ड पे आ जाते हैं, इसी के साथ ये नहीं, ये ऑटोसोमल वाला खत्म हो गया। अब सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं ना, उनमें भी पॉइंट म्यूटेशन आ सकती है ना, ठीक है ना बेटा? इसको मैं रब करूं? आप मैंने बोला आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो तरह के, एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, वो ऑटोसोमल में होगा। दूसरा सेक्स लिंक्ड, वो कहां पे होगा? सेक्स क्रोमोसोम, म्यूटेशन होगी, पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं है। क्रोमोसोम म्यूटेशन में क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, आया समझ में? पॉइंट म्यूटेशन में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन डिसऑर्डर होता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन उसमें म्यूटेशन आके कोई प्रोटीन ऐसा बनता है मिसमैच, उसकी वजह से क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है। और वो फॉलो करता है मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? आप याद रखो, ठीक है ना? सर वो दूसरी डिजीज है कि ये मॉर्फेन, ये अलग है।
ये इसी के साथ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, वन डिजीज। ये तो आपको पढ़नी है इसमें, जिसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें हम ये 2 पढ़ेंगे, इसमें ये 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना, होगी 4 फिर आपकी। है तो इस सिस्टिक फिब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इसको खाली लिख देती है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। आगे चले। अब मुझे बताओ, जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगा आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? क्रॉस में बनाऊंगा कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? मैं उस टाइम बताऊंगा आपको नॉर्मल कौन होगा, क्योंकि ये चीजें तो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब आपसे कोई भी क्रॉस पूछेगा आप इजीली कर सकते हो, उतना टफ नहीं है। आपको खाली ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले से ही बना के रखी आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट। चले फिर आगे। दूसरे जो हमारे पास होते हैं सेकंड टाइप, दैट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं इसको साथ में। ये ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकंड वन वी हैव इज अ सेक्स लिंक्ड। ये फर्स्ट वन था। सेकंड वन जो ऑटोसोमल में है दैट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसमें जो पढ़ेंगे हम पहले, दैट विल बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। व्हाट विल बी फर्स्ट वन? इसमें जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास 2 तरह के हैं। क्या क्या है हमारे पास? अगर फीमेल की बात करेंगे दोनों एक्स एक्स है, अगर मेल की बात करेंगे एक्स वाई है, इजंट इट? समझ, एक्स तो ज्यादा ही है, एक्स का ही देखते हैं पहले, ठीक है। व्हाट वी हैव फर्स्ट वन इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक्स क्रोमोसोम का रिसेसिव होना जरूरी है। बात आई मेरी समझ में? एक्स क्रोमोसोम का रिसेसिव होना जरूरी। देखो मेल में आ जाते हो, अगर मैं मेल में एक्स डोमिनेंट बनाऊं, वाई भी डोमिनेंट बनाऊं, देखो एक्स मैंने बड़ा बनाया, इसका मतलब एक बॉय है, उसके पास एक्स भी एक्स डोमिनेंट है, वाई तो है साथ में, वाई तो एक्सप्रेशन मेल का ही दिखाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्स इसमें डोमिनेंट है मेल में। तो हम ये बोलेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, वाई की वजह से वो मेल बनता है, क्योंकि वाई जीन जो होते हैं ना, दे लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ मेलनेस, वो मेलनेस लाते हैं। तो हम ये बोलेंगे ये पर्सन जो होगा इट विल बी अ नॉर्मल, मेल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इस एक्स को स्मॉल दिखाऊं और फिर मैं वाई दिखाऊं, देखो बेटा मैंने रिसेसिव बोला, मे भी फीमेल से रिसेसिव एक्स आ जाए, क्योंकि अगर हम फीमेल की बात करते हैं वहां पे एक्स एक्स है, ये तो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं। एक्स एक्स एक तो रिसेसिव हो सकता है, या ऐसा भी है कि दोनों रिसेसिव है फीमेल के अंदर, चांसेस है ना एक्स के, फीमेल के अंदर, तो ये 3 कंडीशंस बनती है ना। अब इसका मतलब अगर ये गैमेट बनाएगा, ये कैपिटल बनाएगा, ये स्मॉल बनाएगा, आप समझ लो स्मॉल एक्स, सॉरी रिसेसिव एक्स जो है वो फ्यूज हो गया वाई के साथ, तो हमारे पास मेल तो बन सकता है। तो इसमें ये रिसेसिव एक्स है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा छोटा बनाया है, तो ये बॉय, इसमें रिसेसिव एक्स आ गया मेल फीमेल का, ठीक है ना, फीमेल का ही आना चाहिए ना, वाई मेल का आएगा, फीमेल का एक्स आएगा, तभी तो एक्स वाई बनेगा। तो हमारे पास ये बोलेंगे ये बंदा जो होगा ये डिजीज्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्स है वो क्या है, वो रिसेसिव, इसलिए मैंने बोला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये तो मेल की बात है, बॉय की बात है। जरा फीमेल में चले जाते हैं। सो व्हाट वाज दिस वाज अबाउट द मेल, ये कंडीशन किसकी थी? मेल की। जरा हम फीमेल में चले जाते हैं। अगर हम फीमेल की बात करेंगे हमारे पास क्या है, एक्स एक्स, आप समझ लो दोनों डोमिनेंट है। अगर दोनों डोमिनेंट है तो आप बोलोगे ये जो फीमेल होगी ये क्या होगी, ये नॉर्मल होगी। ये होगी कि नहीं होगी बेटा? नॉर्मल होगी। अगर मैं बताऊं ये कंडीशन है, लिसन टू मी, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, लेकिन डोमिनेंट का एक्सप्रेशन है, रिसेसिव का तो नहीं है, तो हम ये बोलेंगे ये फीमेल फिर से नॉर्मल होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर मैं दोनों इसमें रिसेसिव दिखाऊं तो ये क्या होगा, ये डिजीज होगा। कंडीशन याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बताया जाए तो याद रखो, अगर मेल की बात करोगे एक्स का रिसेसिव होना जरूरी है। तो मैंने दिखाया अगर एक्स डोमिनेंट है फिर डिजीज नहीं आएगी। ऐसा है ना कि फीमेल का एक्स डोमिनेंट आ सकता है, वो मेल के वाई के साथ फ्यूज हो गया, वाई गैमेट के साथ, तो उसे एक्स वाई बनाया, तो एक्स वाई दोनों डोमिनेंट आ गए, तो नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ऐसा भी हो सकता है ये वाला एक्स आ गया और ये म्यूटेंट था और ये मेल वाई गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, ये एक्स वाई बन गया, तो हमने बोला ये डिजीज बन जाएगा, फीमेल रिसेसिव एक्स आ रहा है फीमेल से। अब अगर फीमेल के अंदर दोनों रिसेसिव डिजीज है
फीमेल के अंदर अगर एक रिसेस है तो नॉर्मल है, फीमेल के अंदर अगर दोनों डोमिनेंट है तो नॉर्मल है। कंडीशन याद आ गई बेटा? अब मैं एक क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को। एक आप समझ, एक मेल है, एक मेल है, एक नॉर्मल मेल है, मैरिज विद अ फीमेल, उसने एक फीमेल के साथ मैरिज की, हैविंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, हैविंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है इन F1 जनरेशन कि ऑफस्प्रिंग नॉर्मल होंगे या वो डिजीज होंगे? देखो बेटा क्वेश्चन क्या बता रहा है, हमारे पास एक नॉर्मल मेल है, इसका मतलब नॉर्मल मेल का XY जरूरी लिखना है आपको। मैरिज विद अ फीमेल, उसने एक फीमेल के साथ मैरिज की, विच इज हैविंग व्हाट, विच इज हैविंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो इसको है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मैंने दोनों डॉट डाले, रिसेसिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी कैपिटल X, it will be a capital Y gamete, isn't it? What will be this? Small x gamete, and it will be again a small x gamete. When they will fuse, what will be this one? X dash, isn't it? It will be a little bit smaller, x dash. And what will be this? X and x dot, isn't it? What will be this? And capital Y. What is this? Small x, capital Y. जरा मुझे बताओ, ये तो मेल बेचारा नॉर्मल था, इसके तरह देखो मेल्स बॉयज कैसे आ रहे, डिजीज्ड आ रहे हैं ना, डिजीज्ड। जरा मुझे बता किसकी वजह से डिजीज्ड आ गई, इस फीमेल की वजह से, इसके रिसेसिव की वजह से। मुझे बता ये फीमेल्स क्या आ गई, नॉर्मल आ गई, ये तो खुद डिजीज्ड थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, बात सुनो मेरी, कि हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपसे पूछा जाएगा कि एक मेल है वो नॉर्मल था, उसने मैरिज की एक फीमेल के साथ जिसको क्या था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो हमने ये कंडीशन बनाई एंड डील विद द गैमेट फॉर्मेशन। अब आपसे पूछा जाएगा हमें बता F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी हमें आ गई, हमें बता उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है डिजीज की और कितनी प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल की। तो हमने बोला 50% डिजीज है, 50% नॉर्मल है। फिर आपसे पूछेगा उसमें बॉयज के डिजीज आने के चांसेस कितने, 100%। बॉयज के आने के चांसेस 100% है और गर्ल्स के आने के चांसेस 100% है, नॉर्मल। बात आई समझ में? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के फिरेगा। आप मत बोलना नॉर्मल, वो अगर आपको स्पेसिफाई कर रहा है सेक्स इन ऑफस्प्रिंग्स, जैसे वो बताएगा कि हमें बताओ कि हमने एक मेल नॉर्मल मेल को हमने उसको क्रॉस कराया, मैरिज कराया किसके साथ, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर फीमेल के साथ। तो हमें बताओ F1 जनरेशन में बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या है नॉर्मल रहने की, डिजीज रहने की, और गर्ल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल रहने की, डिजीज रहने की। देखो बेटा अगर हम बॉयज की देखेंगे 100% डिजीज आने के चांसेस है, 100%। नॉर्मल कितने आएंगे, 0%। अगर वो गर्ल्स की बात करेगा 100% क्या आएंगे, नॉर्मल आएंगे, और डिजीज कितना आएगा, 0%। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। अगर वो बताएगा टोटल प्रोजेनी, देयर इज अ डिफरेंस। इफ ही सेज टोटल प्रोजेनी में मुझे बताओ कितने नॉर्मल आएंगे कितने डिजीज, 50-50। बात आई समझ में? टोटल प्रोजेनी और सेक्स अगर वो स्पेसिफाई करेगा तो परसेंटेज आप चेंज कर दोगे, ठीक है ना? तो फिर आप इसको स्टडी करोगे कि बॉयज कितने आ रहे हैं, मुझे 100% नॉर्मल तो आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी बॉय आएगा वो 100% नॉर्मल ही आएगा। बॉय जो आएगा वो डिजीज आएगा तो 100% डिजीज आएगा, गर्ल जो है वो 100% नॉर्मल आ रही है, 100% नॉर्मल रहेगी, 0% डिजीज रहेगा। तो ये चीज इस तरह से वो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है? ये कंडीशन आप लिख के रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स अगर आपको दिमाग में बैठ गए तो आप समझ लो कुछ भी हो सकता है। यहाँ वो बोलेगा आपको, देखो बेटा वो एक बोलेगा कि हमारे पास एक नॉर्मल मेल है, मैरिज विद अ फीमेल which is having the trait of X-linked recessive disorder and is in a heterozygous dominant condition। ये कंडीशन बता सकता है वो, तुम्हें वहां पे बताएगा वो heterozygous फीमेल है कि homozygous डोमिनेंट है कि heterozygous डोमिनेंट है, या वो बोलेगा आपको वो डिजीज है। फिर तुम्हें याद रखना है ये वाला डालना है, ठीक है? हो गया क्लियर है? अब क्रॉस कोई भी बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप देखो जो आए नीट में वो तो इसी के रिलेट आ रहे हैं, ठीक है ना? अब इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास है क्या क्या है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है ना,
कलर ब्लाइंडनेस इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल दे देंगे, इसकी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, थैलेसेमिया इसकी एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसेमिया। हम इन दो को पढ़ेंगे डिटेल में, दोनों पढ़ लिया। कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसेमिया क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, ठीक है। अब ये दो पढ़नी है इसमें, जो जो पढ़ना है वो मैं पढ़ाऊंगा, जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब ये दो चीजें हम इसमें हाईलाइट करेंगे, आगे चलेंगे। हमारे पास ये भी आ सकता है ना। अब एनसीईआरटी मुझे यहाँ पे ही रोक देती है, लेकिन मैं आपको बता के रखूंगा, मे भी आप आगे जाओगे कभी एग्जामिनेशन के लिए, या आपसे कभी पूछा जाए किसी जगह, तो आपको होना चाहिए क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। तो आप लिखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसका मतलब यहां पे क्या है, एक्स का डोमिनेंट होना जो है वो जरूरी है। ये हमारे पास होगा सेक्स लिंक्ड का नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वो था रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, उसका डोमिनेंट होना जो है वो जरूरी है। आप समझ लो, हमारे अगर हम मेल की बात करेंगे, जरा मेल पे चले जाते हैं, अगर उसके अंदर एक्स डोमिनेंट है, याद रखो ये डोमिनेंट है, देन इट विल बी अ डिजीज्ड, हो गई डिजीज। उसमें क्या था, ये नॉर्मल। अगर यहाँ पे एक्स रिसेसिव है, स्मॉल मैंने थोड़ा बनाया, तो इट विल बी अ नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे आप, ठीक है ना। जरा फीमेल की बात कर लेते हैं। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, उसमें जो एक्स एक्स होगा, इफ बोथ आर डोमिनेंट देन द पर्सन विल बी अ डिजीज्ड, फीमेल विल बी अ डिजीज्ड। होगी कि नहीं होगी। अगर यहां तक हमने बोला ये दो कंडीशन तो मेल में हो सकते हैं ना, अगर ये है तो डिजीज्ड है। अगर ये वाली कंडीशन भी है, ये भी क्या है, डिजीज्ड। और अगर ये वाली कंडीशन है तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो वैसे तो आप इसको इजीली आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ आपको बना के रखना है, इन डब्बों को याद रखोगे, कोई भी क्रॉस आ जाए वहां पे इजीली करोगे आप, कोई भी पेडिग्री आ जाएगी इजीली करोगे। आपको तो अप्लाई करना है, बस पेडिग्री में इन चीजों को अप्लाई करो, खुद ब खुद हो जाएगा आपको। आप देखोगे आगे जाके आप खुद करोगे पेडिग्री। इसके बाद मैं तो इसी में पेडिग्री कराऊंगा, किसमें, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कंप्लीट करने के बाद। फिर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें 3 डिजीज पढ़ने, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। वो तो हम उसी में करेंगे, तो हो गया हमारा यूनिट कंप्लीट, ठीक है। अब सुनो इधर मेरी बात, मैंने आपको बोला कि अगर ये कंडीशन है तो डिजीज फीमेल में, ये कंडीशन है ये भी डिजीज है क्योंकि आगे डोमिनेंट है, और अगर ये दो कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है ना बेटा। अब आप इसका क्रॉस खुद बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इजंट इट। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की जो एग्जांपल हमारे पास है, अगर मैं एग्जांपल पढ़ना तो नहीं है हमें ये, ठीक है ना, ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बना के बता के रखूंगा आपको। दैट इज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसकी एग्जांपल क्या है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसकी एग्जांपल है किसकी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, ठीक है बेटा। क्या वाई लिंक्ड डिसऑर्डर हो सकता है, हो सकता है, मगर खाली वो मेल्स में होगा, फीमेल्स में नहीं होगा। वाई क्रोमोसोम है नहीं फीमेल, इससे तो बच गई। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर किसमें है, मेल्स में। तो लिख सकते हो, आपको एक डिजीज में इसका भी बताऊंगा, कभी पूछा जाए तो याद रखोगे आप। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या वाई लिंक्ड डिसऑर्डर होता है और किन में खाली होता है, मेल्स में होता है। बस मैंने एक चीज बताई थी आपको कि वाई जीन जो होते हैं, दे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम grandfather to father, then father to son, then son to grandson, and these genes are called as Hollanderic genes. मैंने तो उस दिन बोला था आप लोगों को, ये पॉइंट आप याद रखिए, इसका भी एग्जाम में कभी आ जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट वन है इन सेक्स लिंक्ड, दैट इज वाई लिंक्ड
disorder. Y-linked disorder की बात करेंगे, so ये किसके रिलेटेड? इट विल रिलेट टू Y क्रोमोसोम, related to Y chromosome, and it will be only seen in case of males, only occur in males, not in females, isn't it? Only occur in female. इसका मतलब ये है, मेरी बात सब सुनना, अगर हमारे पास ये XY है और इस Y के ऊपर होगी ये म्यूटेशन, मैंने डॉट डाला, अगर हमारे पास XY है, लिसन टू मी लाइक दिस, XY और इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है तो ये नॉर्मल है, फीमेल मेल। अगर मैं ऐसे डालूं X है और Y के ऊपर मैंने डॉट डाला, म्यूटेशन हुई है Y में, व्हाट विल बी डिसऑर्डर? Y लिंक्ड डिसऑर्डर होगा ना, और व्हाट विल बी इट? इट विल बी अ डिजीज्ड। डॉट का मतलब हो गया म्यूटेशन मैंने दिखाई, ये तो म्यूटेंट नहीं था, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं थी, ये तो नॉर्मल आया था, अगर इसमें Y म्यूटेंट हो जाए तो क्या हो जाए? डिजीज। एंड व्हाट विल बी दैट डिजीज? Y लिंक्ड डिसऑर्डर, एंड विल बी सीन ओनली इन केस ऑफ मेल। फीमेल तो मैं बना ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम्पल है, हमारे पास एक एग्जाम्पल बनती है इसकी, हाइपर ट्राइकोसिस। ट्राइकोसिस is the example of what? Y-linked disorder, and this disorder is only seen in case of males. Females में disorder जो है नहीं होता है, ठीक है बेटा? कोई confusion नहीं आता मुझे बोलो फिर। अब ये जो मैंने shortcuts आपको दिए, आप symbols को कैसे represent करोगे?